डाइवर्सिटी के बाद अगला टॉपिक है चेंजिंग सिनेरियो ऑफ क्राइम्स, अपराध का बदलता हुआ परिदृश्य। ठीक है, तो हमें समझना है अपराध का बदलता हुआ परिदृश्य। तो इसमें हमें आज समझना है कि जो क्राइम्स है उसका सिनेरियो कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, और दूसरी समझना है कि इस चेंजिंग सिनेरियो से सरकार के लिए क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तीसरा समझना है सरकार इसके लिए क्या क्या तैयारियां कर रही है। तो हमें समझना है अपराध का बदलता परिदृश्य, चेंजिंग सिनेरियो ऑफ क्राइम्स। तो पहले तो हमें समझना है कि क्या बदल रहा है, व्हाट इज चेंजिंग। तो क्या बदल रहा है, तो हमें समझना है क्राइम का टाइप भी बदल रहा है, क्राइम का जो लेवल है वो भी बदल रहा है। इसके बाद क्राइम का पैटर्न भी बदल रहा है। क्राइम का टाइप, पैटर्न, लेवल और कुछ टाइप हो गया है। हाँ, नेचर और क्राइम की प्रकृति भी बदल रही है, नेचर या स्वरूप। तो क्राइम का फॉर्म भी बदल रहा है। तो चेंजिंग सिनेरियो क्राइम में हमें पढ़ना है कि क्राइम का टाइप, क्राइम का लेवल, क्राइम का पैटर्न और क्राइम का नेचर कैसे बदल रहा है। फिर इस बदलते हुए सिनेरियो से गवर्नमेंट के लिए क्या क्या चैलेंजेस आ रही हैं और इस पर कौन कौन से गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, इन बदलते हुए नेचर से क्या क्या इनिशिएटिव्स, कौन कौन से कानून या एक्ट बना दिए हैं और कौन सी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की है। तो अपराध का बदलता हुआ परिदृश्य, ये इजी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि पहले कैसे क्राइम होते थे, अब कैसे क्राइम होते, ये हमें समझना है। तो अपराध में टाइप भी बदल रहा, अपराध का लेवल भी बदलता, अपराध का पैटर्न भी बदल रहा, अपराध की फॉर्म भी बदल रही, ये सब बदल रही है क्राइम में। चलो समझते हैं। तो अपराध का बदलता परिदृश्य में सबसे पहले पढ़ना है अपराध के टाइप में बदलाव, अपराध के चेंजिंग सिनेरियो, क्राइम के चेंजिंग सिनेरियो में सबसे पहले पढ़ना है कि टाइप में क्या बदलाव, पहले किस टाइप के क्राइम्स होते थे और अब किस टाइप के क्राइम्स होते हैं। तो पहले देखना है टाइप्स ऑफ क्राइम, अपराध के प्रकार में बदलाव। ठीक है, चार चीजें देखना, अपराध का प्रकार, अपराध का स्वरूप, अपराध का स्तर, अपराध का पैटर्न। तो पहले जो पहले होते थे उसमें डकैती होती थी ना, आपने सुना होगा। तो पहले डकैती बहुत होती थी, मर्डर्स होते थे। तो पहले डाकू हुआ करते थे, डाकू। तो फिल्में भी किस पे बनती थी, डाकुओं पे, क्योंकि पहले क्राइम डाकू, शोले, फूलन देवी की बैंडेड क्वीन, इसके बाद पान सिंह तोमर। तो पहले क्या हुआ करता था, डकैती होती थी। अब डकैती होती है क्या, रेयर है, मतलब उतना कॉमन क्राइम नहीं बचा है डकैती। तो पहले मर्डर होते थे, चोरी होती थी, डकैती होती थी, बलात्कार होते थे, पापा रंजीत ठीक है, मारपीट होती थी, प्रेम चोपड़ा नाम, प्रेम नाम है मेरा तो पहले के क्राइम, ट्रेडिशनल क्राइम। तो पहले के ट्रेडिशनल क्राइम कौन कौन से हैं, मर्डर, कितने सेंसिटिव मुद्दे पे बात हो रही, मर्डर, हंस रहे तुम लोग है ना। तो हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार, मारपीट, तो पहले के जो क्राइम थे वो इस तरह के क्राइम थे। क्लियर, समझ में आ गया। तो पहला जो टाइप था, टाइप ऑफ क्राइम, वो ये था। अब जो नया पैटर्न है, मॉडर्न टाइप्स,
इसमें आ गए हैं साइबर क्राइम्स। पहले साइबर क्राइम्स नहीं होते थे, है ना, 30-40 साल पहले साइबर क्राइम जैसा कुछ नहीं था। तो क्या अपराध का टाइप बदल रहा है और कुछ नए तरह के अपराध मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं, है ना। जैसे कि साइबर क्राइम, साइबर क्राइम में फिशिंग, साइबर क्राइम में जो भी तुम्हें आता है, जो तुमने यूनिट 9 में आज तक पढ़ रखा है, पूरी सख्ती से उसमें लिख सकते हो। फिशिंग जैसे कि आइडेंटिटी थेफ्ट, रैनसमवेयर अटैक, सोशल मीडिया का क्राइम, ऑनलाइन बैंकिंग क्राइम, जितने भी इंटरनेट के माध्यम से क्राइम हो सकते हैं, फिशिंग, विशिंग, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड अटैक, है ना, बहुत सारे जो भी तुमने यूनिट 9 में पढ़ रखा है सब यहाँ 2-3 एग्जाम्पल लिख दो, ठीक है। मालवेयर अटैक, रैनसमवेयर अटैक, स्पाईवेयर अटैक, की लॉगर अटैक, डिक्शनरी अटैक, जो तुम्हें आता है वो 2-4 एग्जाम्पल लिख दो कि अब जो नया क्राइम है ना, आज की क्राइम का उभरता हुआ बादशाह साइबर क्राइम है, ठीक है। बाकी क्राइम अब इसके छोटे, हाथ पैर दबाते हैं, अब चोरी, हत्या, मर्डर ये सब कुछ नहीं है, साइबर क्राइम के पैर दबा रहे, वो बैठा हुआ है मास्टर गोगो, है ना। तो अब जो नया क्राइम उभर रहा है वो है साइबर क्राइम। इसके अलावा क्या है, इकोनॉमिक क्राइम्स बहुत ज़्यादा है, जिन्हें वाइट कॉलर क्राइम, अमीर लोगों के द्वारा किए जा रहे क्राइम। वाइट कॉलर मतलब अच्छे लोगों के द्वारा, अच्छे मतलब समाज में जिनकी रेपुटेशन, अच्छे तो नहीं, जैसे कि बैंकिंग फ्रॉड्स, विजय माल्या सुना होगा, ये वाइट कॉलर पर्सन्स थे, भाग गए। नीरव मोदी, अनिल अंबानी ने अपने आप को बैंकरप्ट, पैसा लिया बैंकरप्ट घोषित कर लिया, 4500 करोड़ लिया, 500 करोड़ में डील हो गई, लिया 4500 करोड़, लौटाएंगे 500 करोड़, इस पर डील भी हो गई। सोचो अपन 2 लाख रुपए भी उठा लें अगर, तो बैंक वाले छोड़ते नहीं है। तो ये सारे वाइट कॉलर क्राइम है, ठीक है। बैंक से लोन लिया, लौटा ही नहीं रहे, है ना, भाग गए। तो इकोनॉमिक क्राइम, इसके बाद करप्शन, 2G, कोल, है ना। पहले जब नेहरू जी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, तो पहले की गवर्नमेंट्स में क्राइम, इतना करप्शन नहीं था। आजकल क्या होगा, करप्शन बढ़ता जा रहा है। तो इकोनॉमिक क्राइम्स, ये ट्रेडिशनल है कि मॉडर्न है, ये नए अपराधों में से एक है, 20-30 साल में ही उभर के आ रहे हैं। बहुत मेहनत की तब जाके इनको एक जगह मिली। पॉन्जी स्कीम्स मतलब होता है कोई भी, जैसे सहारा की स्कीम थी, पॉन्जी स्कीम, सहारा लिया, चिट फंड टाइप की, वो खा गए पैसे। तो चिट फंड तरह की जो, ये सब इकोनॉमिक है, जैसे चिट फंड कंपनी है, पॉन्जी स्कीम लाते हैं, इतना पैसा लगाओ डबल। राजू का देखा ही होगा हेरा फेरी में, पैसों पे बैठना है, पैसों से हवा करना है, ये चिट फंड है। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग सुना होगा, ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना है। तो जितने भी पीएससी में सिलेक्ट हो जाते हैं वो अपनी कोचिंग जरूर खोलते हैं, है ना, क्योंकि जितना भी वो नौकरी में रिश्वत कमा रहे हैं वहाँ कोचिंग की फीस दिखा के 18% काट लेंगे। तो जैसे मान लो कोई डिप्टी कलेक्टर बन गया, कोई डीएसपी बन गया, कोई एक्साइज ऑफिसर बन गया, और महीने के 10 से 15 लाख कमा रहा है। अब 10 से 15 लाख कैसे दिखाए, तो अपने मम्मी, अपने बीवी, अपने भाई, अपने पति, इन सब के नाम पर कोचिंग खोल लो। जितनी तुम्हारी रिश्वत आ रही है उसको क्या करो, कोचिंग की फीस दिखा दो, एक रसीद कट्टा ले लो और बच्चों के नाम पे गवर्नमेंट को 18% जीएसटी दो। गवर्नमेंट जब जीएसटी वाले छापने आए तो उन्हें लगे एक्स्ट्रा जीएसटी तो नहीं दे रहे कहीं, कि बच्चा तो दिख ही नहीं रहा, तो ऐसे हर महीने 10-15 लाख की फीस स्लिप 18% दे दो। अब जो बच्चा वो प्योर वाइट हो चुका है। अब तुम्हारे यहाँ कभी भी इनकम टैक्स का छापा पड़े, दिखा दो भैया भाई मम्मी की कोचिंग है, भैया की कोचिंग है, वहाँ हर महीने 10-15 लाख रुपए सेविंग है, पूरा वाइट हो चुका है। तो ये नया मनी लॉन्ड्रिंग, लॉन्ड्री मतलब होता है धोना। तो जब हम ब्लैक मनी को धोकर किस में कन्वर्ट कर दें, वाइट मनी, उस तरह का। इसके बाद इनकम टैक्स की चोरी, इकोनॉमिक क्राइम, हर्षद मेहता स्कैम सुना ही होगा, शेयर मार्केट करप्ट स्कैम, ये सब नए हैं। इनकम टैक्स की चोरी, ठीक है। तो वो मारपीट, लड़ाई झगड़े के दिन गए, अब मॉडर्न क्राइम्स आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद सिक्योरिटी फ्रॉड्स, एक मूवी या वेब सीरीज बनी थी, अहमदा क्या नाम उसका, हैदरी करके कुछ, जब वो किसी एक बार में जाता है, किसी से झगड़ा हो जाता है, तेलगी के ऊपर, अहमद तेलगी के ऊपर बनी है, अगर आपने सुना हो केस। अब तक का सबसे बड़ा सिक्योरिटी फ्रॉड, एक वेब सीरीज की क्लिप देखी होगी जिसमें ऐसे पैसे लुटाते, उसके पैसे खत्म हो जाते हैं तो उसका वो मजाक उड़ाता है, तो वो टोकरियों में पैसा मंगवाता है
और टोकरियां उस लड़की पर डाल देता है जो नाच रही होती है, और वहां से वो बहुत ज्यादा चर्चा में आ जाता है, टोकरियों में पैसा लाता है। लोग 10 20 50 लोग टोकरी नोट भर के जो डांस बार में लड़की डांस की उस पर डाल देते हैं, क्योंकि पैसों का कंपटीशन था। तो तेलगी केस, करीम तेलगी, आपने अगर इस पे वेब सीरीज बनी है, अभी रिसेंटली ही वेब सीरीज आई थी, वो नकली स्टाम्प पे था। तो 500-600 करोड़ के नकली स्टाम्प बेचे थे तेलगी ने। तो ये सारे कैसे क्राइम है? तो पुराने क्राइम कैसे होते थे? मारपीट, चोरी, डकैती, हत्या, इस तरह के। अब क्या होता है? साइबर फ्रॉड, इकोनॉमिक फ्रॉड्स, ये तरफ आज के। इसके बाद क्राइम्स अगेंस्ट विमेन, आजकल जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है मॉडर्न में। वॉइस कम आ रही है क्या? सबको वॉइस कम आ रही है? ऑनलाइन पूछ रहे हैं। तो क्राइम्स अगेंस्ट विमेन एंड क्राइम्स अगेंस्ट चाइल्ड, ये सब आजकल बढ़ रहे हैं। जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है उसमें ये वाले क्राइम्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं। एक क्राइम्स अगेंस्ट विमेन, जैसे कि रेप एंड सेक्सुअल असॉल्ट, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी रिलेटेड एट्रोसिटीज, ये मॉडर्न क्राइम जो आजकल ज्यादा चल रहे हैं उनमें से। ठीक, कमेंट्स नीचे करते जाना सर जी। क्राइम्स अगेंस्ट विमेन जैसे एसिड अटैक, जैसे लड़कियों को खरीदना बेचना, खरीद फरोख्त, एसिड अटैक, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मूवीज पढ़ी होंगी ना, जिसमें लड़कियों को, एक रानी मुखर्जी की मूवी आई थी, उसकी ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने जा रहे थे। उसमें जो विलेन था उसको बेस्ट विलेन का अवार्ड भी मिला था उस साल। तो उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट थी। एक रानी मुखर्जी की मूवी थी जिसमें वो पुलिस, कौन सी, मर्दानी, उसमें उसकी ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने लगे थे, उसको ही बेचने लगे थे, अगर आपने देखी हो। इसके बाद क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन, जैसे कि पॉक्सो, जैसे कि चाइल्ड लेबर। तो रिसेंट क्राइम में ये सब चर्चा में बहुत ज़्यादा है। तो आज से 60-70 साल पहले देखोगे, थाने में एफआईआर पूछोगे काई की है, तो बोलेगे मारपीट की है, मर्डर की है, ये सब है। अब जाओगे तो ये सब मिलेंगे, साइबर क्राइम, इकोनॉमिक क्राइम, क्राइम्स अगेंस्ट विमेन, क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन। तो क्या क्राइम्स का टाइप बदल रहा है? चेंजिंग सिनेरियो में पहला क्या है? क्राइम का टाइप। तो पहला क्या बदल रहा है? टाइप बदल रहा है। ठीक है, चलो बहुत है। दूसरा है क्राइम का नेचर, स्वरूप। पहला टाइप समझ में आ गया। पहले क्या होती थी? मार पीट, हत्या, बलात्कार, चोरी। अब क्या हो रहा? साइबर क्राइम, इकोनॉमिक क्राइम, क्राइम अगेंस्ट विमेन एंड क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन। तो पुराने और नए क्राइम का टाइप एक जैसा है कि बदल रहा है? तो चेंजिंग सिनेरियो में पहला है टाइप। ये समझ में आ गया। पहले किस टाइप के क्राइम होते थे? दूसरे। अब दूसरा लिखो, चेंजिंग सिनेरियो में नेचर और फॉर्म। नेचर और फॉर्म, अपराध के स्वरूप में बदलाव। अब अपराध का नेचर बदल रहा है, क्राइम का नेचर बदल रहा है। पहले इमोशनल क्राइम होते थे, ओल्ड नेचर, बदला लेना है कैसे भी, चाहे अगले जन्म में आके लें। चाहे राखी की फौलाद मूवी देख लो, उसमें वो अक्षय कुमार को पालती पोसती है जिससे ठाकुर से बदला ले सके। तो पहले बदले पर मूवी बनती थी, कौन सा? सौगंध। हाँ। इसके बाद कर्ज मूवी देखिए ऋषि कपूर की, एक हसीना थी जिसको हिमेश रेशमिया ने बाद में बिगाड़ दिया था। कर्ज मूवी देखिए ऋषि कपूर की, वो किस पर थी? बदले पर। तो पहले क्राइम होते थे बदला आधारित, और बदला होता इमोशन बेस्ड। बाबूजी का बदला, माँ का बदला, परिवार का बदला, है ना, बचपन से ही। बाजीगर मूवी, शाहरुख खान की एक मूवी देखी होगी बाजीगर, वो बदले पर आधारित है। याद है? शिल्पा शेट्टी को भी मार देना, शिल्पा काजोल के। तो बाजीगर कैसी मूवी थी? बदले पर आधारित। तो पहले क्राइम्स कैसे होते थे? इमोशन बेस्ड, जिसमें बदला लेना, इतना खतरनाक बदला कि अगले जन्म में बदला, चाहे वो कर्ज हो, चाहे। अब देखो, ये मैं सर्च कर रहा था क्राइम का चेंजिंग सिनेरियो, तो जो रील आई उसमें ये दिखाया गया बाजीगर किसकी कॉपी है। तो नीचे चल रही थे बाजीगर के सीन, ऊपर चल रही थी हॉलीवुड मूवी की सीन। तो एजेड पूरे, शिल्पा शेट्टी को फेंकना, उसके दोस्त को फांसी, पूरा एजेड बाजीगर में कॉपी किया गया। तो एक ने लिखा, लेकिन बाजीगर के गाने हॉलीवुड वाले नहीं बना सकते। कमेंट था कि सीन तो चोरी भली बाजीगर ने कर लिया, पर गाने बहुत अच्छे। जो भी हो, तो पहले क्या होता था? बदला, इमोशनल क्राइम्स। पहले होती थी कम प्लानिंग, कोई प्लानिंग नहीं। पहले के जो क्राइम्स होते थे उनमें प्लानिंग नहीं होती थी, कम प्लानिंग होती थी।
ठीक है, उसमें जैसी बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, उसने तुरंत बंदूक उठाई और मारने निकल गए, कोई प्लानिंग ही नहीं कि सीसीटीवी देख लेगी, है ना। और क्या, अब क्या प्लानिंग होती है, पहले बड़ा फ्रीजर लाया जाता है, ड्रम खरीदा जाता है, पॉलीथीन लाई जाती है, फिर रात में इसको, मतलब अब बहुत प्लानिंग से एग्जीक्यूट होते हैं। पहले प्लानिंग नहीं, आदमी इम्पल्सिव हुआ, मर्डर किया और सीधे खुद ही थाने में पहुंच गए, साहब ऐसा ऐसा हो गया। अब प्लानिंग होती, बचने की कोशिश होती। तो पहले क्या होता था, ओल्ड नेचर क्या होता था क्राइम का, इमोशनल, बदले की भावना। पहले क्या होता था, प्लानिंग बहुत कम होती थी। नए पैटर्न में क्या हो गया, प्लानिंग बहुत होती। मनी हीस्ट देखी है, अब अपराध में प्लानिंग कम होती है कि ज्यादा होती है, कई बार ईयर्स की प्लानिंग होती, कई वर्षों की प्लानिंग। जरूर देखना मनी हीस्ट जब भी टाइम मिले, मैं तो भैया बहुत इंस्पायर्ड हूं उससे। कैसा? तुमने सीख ली? तो सुनो याद, तो मनी हीस्ट, तो मनी हीस्ट क्या बता रहा है कि अब के क्राइम बहुत प्लान्ड होते हैं। यहां तक कि मनी हीस्ट के भाई, जिसका था, इसके भाई ने कुछ प्लान कर रखा था, दो भाइयों ने मिलकर प्लान किया था, और फिर वो बैंक में उसमें जो गोल्ड वोल्ड चोरी करते हैं ना, बहुत सारा गोल्ड मेल्ट करके पाइप से बहा देना। तो पहले के क्राइम इतने, गब्बर की इतनी प्लानिंग नहीं होती, वो पूछता था होली कब है, होली कब है, वो पहुंच जाता था। तो पहले बहुत ज़्यादा प्लानिंग होती नहीं थी, ठीक है, कोई नहीं, उसे अपने टेरर पे ही बिलीव रहता था कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अब बहुत प्लान होता है, ठीक है, जैसे कोई भी देख लो प्लानिंग पे, जैसे मूवी कत्थी बताई थी, उसमें वो चोर रहता, 3D पूरा विजुलाइज करता है कि जेल से भागने का तरीका। अगर मूवी कत्थी देखी हो तो उसमें पुलिस पूछते हैं कि वो क्रिमिनल कैसे भागा होगा, तो वो पूरा बताता है कि इसका 3D मॉडल ये है। कई मूवीज ऐसी देखी होगी जिसमें कैदी ने कई साल तक सुरंग खोदता रहा, चम्मच जो मिलती थी खाने की, उस चम्मच से खुदाई करता रहा और बाद में उसको बोरी से ढक देता था, और 20-25 साल, ऐसा कुछ सुना होगा। कौन सी? हाँ, अमिताभ बच्चन संजय दत्त की एक मूवी आई थी दीवार, उसमें वो भागते हैं, कई सालों की प्लानिंग करते हैं, देखी होगी। तो अब के क्राइम प्लान्ड होते हैं, पहले के क्राइम प्लान्ड नहीं होते थे। पहले के क्राइम इमोशनल होते थे, अब नहीं, अब दिमाग से होते हैं। अब सारे, आंखें मूवी देखी, आंखें, अंधों से प्लानिंग करके किडनैपिंग करवा लेते हैं, समझ गए, क्लियर। तो वो इम्पॉसिबल। तो पहले और आज का जो नेचर है क्राइम का, वो वही है कि बदल चुका है। पहले के क्राइम कैसे होते थे, इमोशन बेस्ड, अब रैशनल होते हैं, सोच समझ के। जोकर मूवी, वो नहीं, डार्क नाइट मूवी देखी होगी, उसमें जोकर की प्लानिंग देखी होगी जब वो बैंक लूटता है। बैटमैन की मूवी और जोकर अगर किसी ने देखा होगा, बहुत शानदार। हॉलीवुड में कॉन्सेप्ट जरूर है, विलेन कभी भी हीरो को मारता नहीं है। एक मूवी आपने शायद मेगा माइंड देखी होगी, एनिमेशन में, नहीं हो तो जरूर देखना। मेगा माइंड में विलेन हीरो को मार देता, खुद ही परेशान हो जाता है कि अब मैं किसको हराऊंगा। तो हॉलीवुड की मूवी का कॉन्सेप्ट है, विलेन कभी भी मारता नहीं, ईगो हर्ट करता है, उसको केवल हीरो को हराना है। तो कभी भी जब भी आपको टाइम मिले, एक मूवी नोट कर लेना, मेगा माइंड, और जरूर उसको देखना, आपकी वन ऑफ फेवरेट मूवी बन जाएगी। एनिमेशन पे है, पर एक ट्रू विलन और ट्रू हीरो की उसमें डेफिनेशन समझाई गई कि समाज का सही हीरो, सही विलन कौन होता है। ये बहुत अच्छा। बैटमैन भी अगर कभी देखी हो तो बैटमैन के कॉन्सेप्ट समझा होगा, वो कभी भी पुलिस वाले को गलत नहीं दिखाता, यहाँ तक कि इवन वो पुलिस खराब भी होता है, क्योंकि समाज का ट्रस्ट पुलिस पर है, और पुलिस का सही चेहरा अगर समाज के सामने आ जाए तो वो ट्रस्ट किस पे करेगी। एक बैटमैन से आपको शायद शिक्षा मिली हो, मुझे तो यही सीखने का मिला कि अगर दुनिया किसी को सही मानती है तो कभी उसको गलत सिद्ध मत करो, अगर वो मर गया तो उसको सही ही जाने दो। मान लो जैसे कोई बाबा है, बहुत ढोंगी है, जनता उसे बहुत मानती है, वो बहुत बड़ा क्रिमिनल निकला, तो उसको अगर मारना मार दो, पर उसकी सच्चाई कभी, क्योंकि मर तो गई ही है, क्राइम कभी नहीं करेगा, पर उसकी सच्चाई मत बताओ, क्योंकि लोगों की आस्था नष्ट हो जाएगी। बात समझ में आ गई? लोगों की साधु, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जैसे भी तो है, तो लोगों की साधु संतों पर आस्था समाप्त हो जाएगी। तो बैटमैन में अगर आपने देखा होगा, वो पुलिस वाला जो बन जाता है, तो काफ़ी, तो मुझे हॉलीवुड की मूवी इसलिए काफ़ी अच्छी लगती है। जोकर अभी आया, विलन बनते, मतलब पैदा नहीं होते, बनते हैं, अगर देखा तो ये हो गया हमारा
फॉर्म, तो नेचर का क्या क्राइम का टाइप बदल रहा है। इसके बाद नया फॉर्म में एक है स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस, जैसे म्यांमार में क्या गवर्नमेंट रोहिंग्या मुस्लिम्स को मार रही है, खुद गवर्नमेंट मार रही है। क्या हिटलर ने खुद ही सारे यहूदियों को मारा था। तो अब जो नेचर है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम है। स्टेट मतलब ऐसा क्राइम जिसमें स्टेट की भी भागीदारी, जैसे म्यांमार के सारे मुस्लिम्स को कौन मार रही है, सरकार। चाइना में उइघुर सुना है, उइघुर प्रोविंस, उसमें सारे मुस्लिम्स को खुद कौन मार रही है, चाइनीज गवर्नमेंट। तो नया पैटर्न क्या आ चुका है, स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस, जहां खुद हिंसा कौन भड़का रही, सरकार ही भड़का रही। बाकी कई सारे वायलेंस ऐसे हैं जिसमें आपको पता है पार्टीज का नाम है, और अभी भी जितने दंगे आते हैं उनकी सही से जांच कराई जाती तो यही मिलता है कि भैया वो पार्टीज ने ही करवाया। तो जो नया नेचर निकल के आ गया है स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम और वायलेंस। तो पहला समझ लिया कि क्राइम का टाइप बदल रहा है, पहले जो थे अब वो नहीं, अब दूसरे तरह के क्राइम्स आ रहे हैं। अगला क्या पढ़ा, क्राइम का नेचर भी बदल रहा है। पहले होते थे इमोशन बेस्ड क्राइम, कम प्लानिंग वाले क्राइम, अब होते हैं ज़्यादा प्लानिंग वाले क्राइम, और अब स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम भी होने लगे। अब है क्राइम का लेवल। तीसरा लिखो, क्राइम के लेवल में बदलाव, अपराध के स्तर में बदलाव। अगला लिखो, अपराध के लेवल में बदलाव, अपराध के स्तर में बदलाव। तो भैया अपराध का लेवल भी बढ़ता जा रहा। पहले जो लोकल लेवल के होते थे, जैसे कि मोहल्ले की लड़ाइयाँ, पहले मेन क्राइम क्या होती थी, मोहल्ले की लड़ाइयाँ, दो महिलाएं घसीट रही हैं एक दूसरे के बाल, लड़ रही हैं, तो पहले के क्राइम होते थे लोकल लेवल के, जैसे मोहल्ले के झगड़े, तुमने हमारे यहाँ कचरा क्यों फैला दिया, तुमने हमारे यहाँ कचरा क्यों फैला दिया। अब शहरों में देखो ऐसा नहीं दिखता आपको, शहरों में मोहल्ले की लड़ाई, क्योंकि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। पहले लड़ाइयाँ होती थी कि तुमने हमारी बुराई दूसरी जगह क्यों की, क्योंकि वहाँ एक दूसरे के यहाँ आना जाना रहता है, और चूँकि आना जाना रहता है तो बात पेट में पचेगी नहीं, तो वो बात दूसरे को बताएंगे, फिर बताएंगे कि काई जी ऐसा ऐसा होगा, तुम्हें कैसे पता। और मोहल्ले में महिलाओं के नाम नहीं रहते, उनके रीजन रहते हैं कि ये महिला यहाँ वाली, ये मोहल्ला, ऐसा नाम रहता है कि नहीं, कि भैया छतरपुर वाली आई थी और उनने ये बताया, ऐसे बताते कि नहीं, टटम वाली, मतलब ऐसे इस प्लेस के नाम। तो मोहल्ले में महिलाओं के नाम, तो बोले तुम्हें कैसे पता, बोले जिज्जी आई थी आपके घर में ऐसा ऐसा बता रही थी कि आप तो चोर हो, है ना। तो बस लड़ाई हो गई। तो पहले लड़ाई होती थी ऐसी और कुछ नहीं, ये पहले का टाइम पास। और देखा होगा सबने, मेरा तो ये फेवरेट टाइम पास था कि पहले लड़ाई होगी दो महिलाओं में, फिर उनकी बेटियों में, फिर छोटे छोटे लड़कों में। पुरुष कुछ नहीं बोलते हैं ना, पुरुष खड़े रहते हैं ऐसे, महिला क्यों, उन्हें पता इनकी लड़ाई है पर हो जाएगा। फिर हम लोग बालकनी में आते हैं देखने कि वाह क्या लड़ाई चल रही, फिर गालियाँ शुरू हो जाती है, तो घर वाले अंदर ले जाते हैं कि कहीं बच्चा सीख ना ले। उन्हें नहीं पता बच्चे को इससे ज़्यादा आती है बच्चा इतना मासूम नहीं। लेकिन जो मोहल्ले की लड़ाइयों में नई नई गालियाँ इन्वेंट होती है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप में क्रिएटिविटी, पढ़ोगे आप पेपर 4 पार्ट बी यूनिट 1। तो मुझे मोहल्ले की लड़ाई में जो लगता है वो होती है क्रिएटिविटी। ऐसी ऐसी गालियाँ जो मैंने ना सुनी ना कभी इमेजिन की, वो सुनने को मिलती है। तो मुझे लगता है गांव के लोग कितने क्रिएटिव होते हैं। तो मेरा, हाँ, मुझे लड़ाई में सबसे अच्छा, प्लस जो घसीटना मैं देखता हूँ, मुझे मुक्के लात घुसे मुझे मज़ा नहीं आता। जो बाल पकड़ के घसीटा जाता महिला को, और फिर जैसी जो घसीट रहा होता है उसके बाल फिर दूसरी उसके घर की महिला घसीट, तो जो लिंकेज प्रोग्राम बनता है, फूड चेन, कि एक को दूसरा घसीट रहा है, जो घसीट रही है उसकी महिला दूसरी उसको घसीट रही है, और फिर एक इसको मार रहे, दो उसको मार रहे हैं। इसी लड़ाइयाँ जब देखो, और खासकर ये लड़ाई होती थी जब नगर पालिका का टैंकर गर्मियों में आता था, तो जो लड़ाई होती है, हमें पता है टैंकर आ गया, मतलब आज ये जो पानी का बर्तन खाली किसी पे पड़ेगा, है ना, हो गई। तो पहले एक लेवल क्या होता था, लिमिटेड होता था, मोहल्ले की लड़ाइयाँ। अब ये जो लड़ाइयाँ नेशनल और इंटरनेशनल, अब मिसाइल्स एक जगह से दूसरे देश पर दागी जा रही। पहले पत्थर एक घर से दूसरे घर पे दागा जाता था, अब लड़ाई का लेवल बढ़ चुका है।
अब ये लड़ाई नेशनल और इंटरनेशनल हो चुकी। क्या स्टेट्स के बीच में लड़ाइयाँ होती है, इंटर वाटर या इंटर रिवर स्टेट्स डिस्प्यूट्स, तो अब ये राज्यों की लड़ाइयाँ, देश की लड़ाइयाँ हो चुकी है। तो पहले जो लड़ाइयों का लेवल था वो था लोकल लेवल पे, अब लड़ाइयों का लेवल हो चुका है नेशनल और इंटरनेशनल। जैसे रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं, हम ऐसे डिस्कस करते हैं जैसे दो लोग लड़ रहे हैं कि भैया लड़ाई होगी रूस और यूक्रेन की। इजराइल और फिलिस्तीन लड़ रहे हैं, तो पहले लोग लड़ रहे थे, अब देश लड़ रहे हैं, भारत और पाकिस्तान। क्लियर हो गया? तो क्या अब जो क्राइम का लेवल है उतना ही लिमिटेड है या बहुत ब्रॉड हो चुका है? क्या ये देश की बाउंड्रीज पार कर चुका है? एक देश में बैठा हुआ आदमी दूसरे देश में क्राइम कमिट कर पा रहा है, साइबर क्राइम यही तो है। क्लियर? तो चेंजिंग सिनेरियो में कुछ पूछ रहा है कोई? तो चेंजिंग सिनेरियो में सबसे पहले क्या पढ़ा? क्राइम का टाइप। पहले किस टाइप के क्राइम ज़्यादा कॉमन होते थे? मारपीट, डकैती, हत्या, रेप, यही सब। अब क्या होने लगे हैं? साइबर क्राइम, इकोनॉमिक क्राइम, क्राइम्स अगेंस्ट विमेन और क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन। दूसरा क्या पढ़ा? क्राइम का नेचर और फॉर्म। पहले क्राइम कम प्लान्ड होते थे और इमोशन बेस्ड होते थे। ठीक है, इतना विश्वास होता था माओ को कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, ठीक, इतना भरोसा आता था, अब नहीं होता। ठीक है, दूसरा अब कैसा हो चुका? अब प्लान्ड हो चुका है, बेटर, अब प्लानिंग बहुत बेहतर हो चुकी और अब स्टेट स्पॉन्सर्ड भी क्राइम होने लगे। क्लियर? जैसे भारत में जो टेररिज्म है ये कौन करा रहा? पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। तो अब थोड़ा सा क्राइम का नेचर बदल गया। अगला हमने क्या पढ़ा? लेवल। पहले क्राइम लिमिटेड लेवल तक सीमित था, मोहल्ले में, घर की लड़ाइयाँ, मोहल्ले की लड़ाई। अब ये लड़ाइयाँ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक हो चुकी। अभी ऑपरेशन सिंदूर देखा, ये कैसा था? इंटरनेशनल लेवल का, एक देश का दूसरे देश के अगेंस्ट वॉर था। किसमें? कॉमन पहले ये नहीं था। वॉर, वर्ल्ड वॉर कितने, एक या दो हुए पहले, इतने कॉमन, अब तो बहुत कॉमन है, चल रहा। अभी रसिया यूक्रेन चल रहा है। आज का पेपर पढ़ा है, उसमें पढ़ा यूक्रेन कह रहा हम इस्तांबुल में मीटिंग कर सकते हैं। आज ऑपरेशन, ट्रंप ने क्या कहा? लड़ाई बंद कर दो, हम दोनों के साथ बहुत सारा ट्रेड करेंगे। ये कैसी बात है? दो लोग लड़ रहे हैं, दोनों को चॉकलेट खिलाएंगे। ये तो वैसे नहीं लग रहा। आज का स्टेटमेंट, आज का इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, आज के न्यूज़पेपर में आया, ट्रंप ने कहा है कि हम दोनों के साथ बहुत सारा ट्रेड करेंगे। तो ऐसा नहीं कि भारत तो लालच में आ गया, छोड़ दिया। ये ऐसे हो गया, दो छोटे से बच्चे लड़ रहे थे, अपना लड़ाई बंद करो, तुम लोगों को लॉलीपॉप देंगे। तो ट्रंप का स्टेटमेंट बहुत खराब है। अरे भाई, ट्रेड अपनी जगह है और नेशन की जो, नेशन का करेक्टर, नेशन की रिस्पेक्ट, वो अपनी जगह है। तो ट्रंप ने कहा तुम लोग लड़ाई बंद कर दोगे तो हम तुम्हारे साथ ट्रेड करेंगे, बहुत, उसमें लिखा लॉट ऑफ ट्रेड, बहुत सारा ट्रेड करेंगे, ऐसा लिखा है। आज का इंडियन एक्सप्रेस में लिख कर आ रहा है। तो ट्रंप कौन होता भैया बोलने वाला, जो भी हो। और लास्ट है अपराध का पैटर्न। अब अपराध का पैटर्न बदल चुका है। पहले कैसे होते थे अपराध? चौथा है अपराध का पैटर्न। तो अपराध का पैटर्न भी बदल चुका है। पहले अपराध कैसे होते थे? दिन के समय होते थे, है ना। एक ओमनी रुकी और उठा के ले गई समझ गए? ओमनी को देख के ही डर लगने लगता। अब तो कोई एड्रेस पूछने के लिए भी ओमनी रुकती है, मैं रोड के उस पार पहुंच जाता हूं कि वहां से पूछो, क्योंकि कई बार ऐसा होता भाई साहब ये एड्रेस देखो, अपन ने बोला और ले गए। ऐसे होता ना, तरीका तो यही होता। ओमनी रुकी और वो गेट ऐसे ही रखते थे, स्लाइडिंग गेट। उन्होंने कहा भाई साहब ये वाला एड्रेस पता है? ओपन ने देखा, रूमाल लगाया। दिल्ली में काम नहीं करेगा, कि इससे ज़्यादा पॉल्यूशन वो सूंघ रहे हैं। तो दिल्ली में अगर किसी को सूंघा कुछ नहीं होगा, उससे ज़्यादा जहर वो ले रहे हैं, तो वहाँ ये क्लोरोफॉर्म काम ही नहीं करेगा। तो पहले अपराध होते थे दिन दहाड़े, ठीक है, ऐसे अपन बोलते थे ना, दिन दहाड़े अपराध हो रहे। पहले क्या होते थे? खुले में गवाहों के सामने। कई मूवीज देखी होगी जिसमें कोर्ट रूम पे ही पहुंच गए, मूवीज वगैरह में देखा होगा, कोर्ट के अंदर ही पहुंच गए और वहां जितने भी गवाह उनको गोली से उड़ा दिया। नाना पाटेकर टाइप के अपने रोल देखे होंगे। और जब जस्टिस नहीं मिलता था, सनी देओल की मूवी, कोर्ट से सब तोड़ ताड़ के वहीं क्रिमिनल को मार दिया। तो पहले के क्राइम देखे होंगे ना, कि जैसे कोई क्रिमिनल है उसको बाइज्जत बरी कर दिया, तो वहीं से सनी देओल सब तोड़ ताड़ के निकला और सब मार दिया। तो पहले जो क्राइम होते थे उनका पैटर्न क्या था? खुले में, खुले आम। क्योंकि उनको पहले लगता था हम क्राइम करेंगे तो पकड़े जाएंगे, तो सारे क्राइम खुलेआम होते थे।
कोर्ट रूम में मर्डर्स हुए। ऐसे कई सारे केस सर्च कर लेना कि गवाही देने जा रहे थे, कोर्ट के बाहर ही गोली मार के हत्या कर दी दिन दहाड़े। ऐसे बहुत सारे केस सुने होंगे। कोर्ट में जा रहे थे, रास्ते में मार दिया। तो पहले खुलेआम सबके सामने मारते थे, ठीक है, और मौके पे ही होता जो भी। अब क्या होता है, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर छुपकर पहचान छिपाई जाती है। तो अब जो क्राइम होता है उसमें पहचान छिपाई जाती है। जैसे आप लोगों को कॉल करेंगे और बोलेंगे इस बैंक से बोल रहा हूं, आप अपना पासवर्ड वगैरह दे दो, एटीएम लॉक हो गया। वो थोड़ी कभी बताएंगे कि हम झारखंड में कोई जगह है जामतारा, तो ऐसे थोड़ी बोलेंगे हम जामतारा के मुकेश बोल रहे हैं सेक्टर नंबर 32 से। तो आज जो क्राइम होता है उसमें क्रिमिनल अपनी आइडेंटिटी बताता है, डिस्क्लोज करता है, छिपाता है। पहले बताता था, मारता तो कह देना छंगू आया था, है ना। तो पहले मारते कूटते तो नाम बताते थे कि जानते हो मेरा बाप कौन है, ऐसे बोलते थे। अपन कहते तुम्हें ही नहीं पता, हमें कैसे पता, तो अपन बोल देते थे। तो पहले क्राइम करते थे, मारपीट करते थे और बताते थे कि कह देना इनने मारा। बात समझ, पहले पता चला फांसी में लटका दिया, फांसी दे दी, उसमें अपना नाम छोड़ दिया, ऋतिक रोशन, ये छोड़ के चला जाता था कि हमने क्राइम किया। तो पहले के क्रिमिनल क्राइम करते थे और बताते थे कि क्राइम हमने किया। अब जो साइबर थीप होते, ये क्या करते, अपने आइडेंटिटी छिपा के क्राइम करते। तो क्या क्राइम का पैटर्न वही है कि बदल रहा है? तो क्राइम के चेंजिंग सिनेरियो में क्या क्या बदल रहा है? क्राइम का टाइप, क्राइम का नेचर, क्राइम का लेवल और क्राइम का पैटर्न। क्राइम के टाइप बता दोगे, पहले किस टाइप के क्राइम। ऐसा नहीं कि जो पहले क्राइम होते थे अब नहीं होते, ये सब होते हैं, पर अब ये प्रोमिनेंट क्राइम्स नहीं, अभी ज़्यादा क्राइम नहीं, ज़्यादा क्राइम दूसरे वाले हैं। आप जो क्राइम का डेटा निकाल के देखोगे तो जो नए क्राइम है वो ज़्यादा है। तो पहले किस तरह के क्राइम होते थे बता दोगे, और अब किस तरह के क्राइम होने लगे ये बता दोगे, ये टाइप। दूसरा बता दोगे नेचर, पहले के क्राइम कैसे होते थे, इमोशनल। पहले के क्राइम होते थे कम प्लानिंग वाले, अब कैसे क्राइम होते हैं, ज़्यादा प्लानिंग और स्टेट स्पॉन्सर्ड भी होने लगे। तीसरा लेवल, पहले क्राइम का लेवल क्या होता था, लोकल। ऐसा नहीं कि वर्ल्ड वॉर नहीं हुए, पर कितने हुए आज तक, 2। और पिछले कुछ सालों में कितनी लड़ाइयाँ आपस में शुरू हो चुकी हैं, 2-3 तो वैसी चल रही हैं। इसके बाद अगला क्राइम का लेवल, और लास्ट क्या हो जाएगा, क्राइम का पैटर्न। तो पहले क्राइम में क्रिमिनल अपनी आइडेंटिटी नहीं छिपाता था, खुलेआम होता था और बताते थे, है ना। गब्बर आता था और गब्बर सबके सामने ही तो अपने क्रिमिनल भेजता था। ऐसा तो जिसके जो आते थे कालिया और सांभा, और कालिया सांभर नहीं है, सांभा है ना। तो जो सांभा और कालिया है ये बताते थे ना किसने भेजा, गब्बर ने। तो पहले आते थे और बताते थे, मुगेम्बो के आदमी है, शाकाल के आदमी है। तो पहले पहचान बताई जाती थी, और जितना और क्या, यही उनके लिए प्राउड का विषय था। अब पहचान छिपाई जाती है। तो ये हो गया चेंजिंग सिनेरियो, ठीक है। अब हमें समझना ये जो बदलाव आ रहे हैं क्राइम के टाइप्स में, क्राइम के नेचर में, क्राइम के लेवल में, क्राइम के पैटर्न में, इससे सरकार को कितनी दिक्कतें या चैलेंजेस आ रही है। अब हमें समझना है कि इस क्राइम के बदलते हुए स्वरूप, प्रकृति, पैटर्न ने सरकार के समक्ष क्या क्या चैलेंजेस प्रस्तुत कर दिए। तो अब समझना है कि क्या क्या चैलेंजेस गवर्नमेंट के सामने आ चुकी हैं। अब नेक्स्ट है कि इस पैटर्न, टाइप, लेवल, इन सब ने क्या क्या गवर्नमेंट के सामने चैलेंजेस प्रस्तुत किए, समझते हैं। तो आज सरकार के सामने क्या क्या चैलेंजेस है, जो इतना सारा क्राइम का सिनेरियो चेंज हो चुका है। तो क्वेश्चन आता ही है, जब सब कुछ बदल रहा तो सरकार का जो पुराना पैटर्न है काम करेगा ही नहीं। तो पहला पैटर्न पुराने क्राइम्स के लिए था, अब नए तरह के क्राइम्स, तो नए तरह का पैटर्न सरकार के को लाना पड़ेगा। तो पहला समझना सरकार को दिक्कतें क्या क्या हो रही है। चलो, पहली दिक्कत पुराने कानून। क्या पहले साइबर क्राइम्स होते थे? नहीं। तो आईपीसी में क्या साइबर क्राइम था? नहीं था। तो अब चैलेंज क्या है, नए नए क्राइम के लिए नए नए लॉज अपडेट करने पड़ेंगे, क्योंकि पहले के जो लॉज हैं वो इनसफिशिएंट हैं। तो पहली चुनौती समझ में आ गई, नए क्राइम्स के लिए पुराने पीनल कोड वगैरह में इतने ज़्यादा, आईपीसी, सीआरपीसी में इतने प्रोविजंस नहीं थे
क्योंकि ये क्राइम पहले होते ही नहीं थे। तो पहला चैलेंज है नए कानून बनाने पड़ेंगे। तो सरकार के लिए पहली, ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है? कमेंट नीचे करते जाना सर। ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ रहा है? सर हवाला क्या होता है? हवाला होता है कैश ट्रांसफर करना। आप अपनी गाड़ी में, मोटरसाइकिल की डिग्गी में पैसा भरो और कहीं और पहुंचा दो, किसी और के हवाले कर दो। तो जब पैसा किसी और से लेकर किसी और के हवाले कर दो तो उसी को क्या बोलते हैं? हवाला। चलो, अरे पहले पढ़ लो, बिल्कुल क्लियर। तो पहला क्या हो जाएगा कि कानून पुराने सफिशिएंट नहीं होंगे और सरकार के लिए बड़ी चैलेंज है कि भाई अपराध तो हो गया पर उस कानून में प्रोविजन ही नहीं था। ठीक है, इसलिए सरकार को नए कानून बनाने पड़ेंगे। तो पहला चैलेंज समझ में आ गया, अपडेशन चाहिए। दूसरा चैलेंज सर्विलेंस चाहिए। दूसरा चैलेंज क्या है? साइबर अपराधी एनोनिमस, गुमनाम होते हैं, इसलिए इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो साइबर क्रिमिनल बहुत मुश्किल हो गया है, यहाँ तक कि अब सरकार को रिंगटोन, हेलो और कॉलर ट्यून में बताना पड़ रहा है कि जज, पुलिस वाले ये सब अगर कॉल कर रहे हैं तो फिर ये साइबर क्रिमिनल हो सकते हैं, इनसे बचें। क्लियर? तो क्या अब अगला चैलेंज क्या हो गया? पहले अपराधी खुलकर आते थे, दिन में खुलेआम, तो उनको पकड़ लेते थे, उन्हें क्राइम किया, अपन ने पकड़ लिया, चलो थाने। अब पता ही नहीं चल रहा कौन अपराध कर रहा, कहां से अपराध कर रहा। तो अब अपराधियों को पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये दूसरा चैलेंज हो गया कि नहीं? तो पहला चैलेंज क्या था? पहला चैलेंज था पुराने कानून पर्याप्त नहीं है, इसलिए उन्हें तेजी से अपडेट करना पहला चैलेंज है। दूसरा क्या है? साइबर क्रिमिनल पता ही नहीं चलते कि कहां से क्या हो रहा है, तो इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो दूसरा चैलेंज समझ में आ गया कि इनको अब पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। तीसरा, क्या अब इंटरनेशनल क्रिमिनल्स होते हैं कि कहीं और एक जगह है, दूसरी जगह बैठे हैं। तो मान लो ऑस्ट्रेलिया में कोई, मान लो कनाडा में बैठा है और खालिस्तानी मूवमेंट्स बढ़ा रहा है, तो क्या उसको पकड़ना आसान होगा? नहीं होगा। उस देश की सरकार से मदद लेनी पड़ेगी। विजय माल्या है, नहीं पकड़ पा रहे, नीरव मोदी है, नहीं पकड़ पा रहे, और अपन से ज़्यादा जीके इन्हें आती है, इन्हें पता है कहाँ कहाँ किस किन देशों में छिप जाओ। तो भारत का एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, प्रत्यर्पण संधि। तो इनका वकील बता देता है कि साहब इस देश में भाग जाओ, इस देश का भारत से कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो भारत के लिए अगली चुनौती क्या है? इंटरनेशनल क्राइम्स में दूसरे देशों से क्रिमिनल ला पाना बहुत मुश्किल है। जैसे दाऊद इब्राहिम, कितना मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट किया, पाकिस्तान में छिप गया। विजय माल्या, नीरव मोदी, ये सब इंटरनेशनल दूसरे देशों में भाग गए। तो आजकल के क्रिमिनल्स दूसरे देशों में, जैसे सट्टा कौन करवा रहा? दाऊद इब्राहिम। पर वो सट्टा कहाँ से करवा रहा? कराची से। तो सट्टा बंद करवाना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसकी पूरा जो चलता है वो पाकिस्तान से। इसलिए भारत को सट्टा, इंडियंस को सट्टा नहीं खेलना चाहिए। पूरा पैसा पाकिस्तान जाता है। पूरा सट्टा दाऊद इब्राहिम ने ही शुरू की है। चाहे तो मूवी वंस अपॉन टाइम इन मुंबई पार्ट 2 अक्षय कुमार वाली देख लो, जिसमें उसने दुबई में सारे मैच फिक्स कर रखे होते हैं। तो उसमें पहले फिक्सिंग होती है, कई सारे लोग, मोहम्मद अजरुद्दीन, नयन मोंगिया, अजय जडेजा, हेंसी क्रोनिया ने तो है ना, उनकी डेथ ही हो गई थी प्लेन क्रैश में। तो पहले पाकिस्तान से, तो जितना इंडिया में सट्टा खेलते हैं ये सारा पैसा पाकिस्तान में जाता है और फिर टेरर फंडिंग होती है। इसलिए हमें सट्टा नहीं खेलना चाहिए। तो तीसरी चुनौती क्या है? जो दूसरे देशों में बैठे हुए क्रिमिनल्स हैं, क्योंकि अब क्राइम का लेवल बदल चुका है। पहले लोकल लेवल के क्रिमिनल्स थे, अब इंटरनेशनल लेवल क्रिमिनल्स हैं। तो दूसरे देशों में बैठे हुए खालिस्तानी, पाकिस्तान में बैठा हुआ दाऊद इब्राहिम, दूसरे देशों में बैठे हुए विजय माल्या, नीरव मोदी, इनको पकड़ पाना बहुत कठिन है। ये अगली चुनौती। तो पहली चुनौती, कानून पुराने हो चुके हैं। दूसरा, क्रिमिनल सामने नहीं आ पाते, पकड़ना बहुत मुश्किल है। तीसरी चुनौती, दूसरे देशों में बैठे हुए क्रिमिनल्स, पकड़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसके बाद अगला, हमारी पुलिस की क्षमता। हमारा जो पुलिस वर्क फोर्स है, क्या नए क्रिमिनल्स को डील करने के लिए पर्याप्त है? क्या ये इतने स्मार्ट हैं कि हैकिंग रोक लें? क्या इनमें इतना टैलेंट है? नहीं है, पूरा टैलेंट छिपा के रखा है। तो अगला, हमारा जो पुलिस फोर्स है वो इतना ट्रेंड ही नहीं है, उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है।
तो अगला चैलेंज है भैया अनट्रेंड है, नए क्रिमिनल्स को नहीं पकड़ सकते। अगली चुनौती समझ में आ रही, हमारी जो पुलिस है वो नए तरह के अपराधों को रोकने के लिए ट्रेंड नहीं है। तो जब पुलिस ही ट्रेंड नहीं तो कौन पकड़ेगा? पकड़ना तो इन्हीं को था, पर इनके बटन आपस में नहीं पकड़ पा रहे एक दूसरे को, ये समस्या है। चलो समझ में आ गया, चेहरा मैंने छिपा दिया है। चलो अगली चुनौती है लॉजिस्टिक और बजट। अगला है लॉजिस्टिक, इतने इंस्ट्रूमेंट चाहिए, लैब चाहिए और बजट भी बहुत सारा चाहिए। अब अलग अलग आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, सुपर कंप्यूटर चाहिए। तो अगला जो चैलेंज है, नए क्राइम्स को पकड़ने के लिए बजट बहुत चाहिए। पहले क्रिमिनल्स के लिए क्या, लाठी दे दो, लड़ाई हो रही पुलिस पहुंच जाएगी, बोले क्या कर रहे हो, पकड़ के ले आएगी, हथकड़ी दे दो बस। तो पहले बजट कम लगता था, आजकल क्या चाहिए, बजट बहुत ज़्यादा है। तो ये हो गए आज के बदलते हुए क्राइम्स के सरकार के सामने क्या क्या चैलेंजेस आ चुके हैं। तो कौन कौन सी चुनौतियां आ चुकी हैं? पहला है कानून पर्याप्त नहीं है। दूसरा, क्रिमिनल सामने नहीं आते, पकड़ना मुश्किल है। तीसरा, इंटरनेशनल क्राइम्स में दूसरे देशों से रिक्वेस्ट करो। चौथा, पुलिस हमारी ट्रेंड नहीं है। और पांचवा, हमारे पास ना तो ऐसे लॉजिस्टिक है, ना इतना पर्याप्त बजट है, क्योंकि R&D भी करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है। पुलिस में एक R&D डिपार्टमेंट होता है, क्राइम्स को लेकर रिसर्च करते रहते हैं, क्योंकि हर केस सॉल्व नहीं होता, कई केस अनसॉल्व्ड हो जाते हैं। तो ऐसे केस जो अनसॉल्व्ड हो या जिनको सॉल्व करने में बहुत मशक्कत गई हो, ये सब रिसर्च पर्पज से चले जाते हैं। और रिसर्च विंग इसको पढ़ती है, इन पर और रिसर्च करती है कि दुनिया में इस तरह के और क्राइम्स हुए हैं। तो अलग से एक बजट आता है रिसर्च पे, क्योंकि सारे केसेस तुरंत सॉल्व होने चाहिए। तो अलग से पुलिस में एक रिसर्च विंग होती है और उसमें बहुत पैसा जाता है, क्योंकि यहाँ से लोग जाते हैं दूसरे देशों में रिसर्च करते हैं, वहाँ क्लासेस ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ से IPS ऑफिसर भेजते हैं दूसरे देशों में, और ये वहाँ की क्लासेस रिसर्च विंग वगैरह में ट्रेंड होके आते हैं। तो IPS DSP को भी भेजते हैं, टेंशन मत लो, है ना। तो ये लोग सब जाते हैं। चलो अब हमें, हाँ अगला लास्ट चैलेंज है सोशल मीडिया। क्या सोशल मीडिया में अफवाह फैलाकर दंगे वगैरह करवाए जा सकते हैं, मॉब लिंचिंग करवाई जा सकती है? तो सोशल मीडिया पर निगरानी भी एक चैलेंज है। अगला है सोशल मीडिया पे जो दंगे हैं इनको रोकना भी एक चैलेंज है, ये भी एक चुनौती है। कोई भी अफवाह फैला दो तो उससे आराम से क्राइम हो जाता है। जैसे पहलगाम के बाद क्या भारत पे मुसलमानों के खिलाफ मारपीट के वीडियोज आए थे? अब तो सोशल मीडिया में फैला दो, कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गई चुनौतियां, ठीक है, वो तो महिला अपराध, ठीक है। अब हमें पढ़ना है सरकार ने इन अपराधों से बदलने के लिए कौन कौन से कानून बनाए हैं। तो सरकार के लिए चुनौतियां समझ में आ रही हैं, कौन कौन से चुनौतियां आ गई हैं। एक चुनौती में और लिख दो, महिलाओं और बच्चों, ये और लिखी दो क्योंकि कानून में लिखाएंगे। अगला एक चुनौती है महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते हुए अपराध। जैसे आप सुनते हो 3 साल की बच्ची का रेप हो गया, ऐसे सुनते हो, ये पहले नहीं था। पहले इस तरह के आप दादाजी वगैरह से पूछता कि 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल की बच्ची के रेप हो गए, नहीं होते थे। तो ये भी एक चुनौती है, बीभत्स बहुत अपराध होने लगे। तो ये हो गए चुनौतियां। तो क्या सरकार अपराध के बदलते हुए सिनेरियो ने सरकार के सामने कुछ चैलेंजेस खड़े कर दिए हैं। अब इनसे निपटने के लिए हमने कौन कौन से कानून बनाए हैं, तो देखते हैं। पहला कानून है IT एक्ट 2000। क्या हमने IT एक्ट बनाया है और इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए हैं? क्या साइबर क्राइम से निपटने के लिए कोई नया कानून बना है? IT एक्ट 2000, जिसको 2008 में अमेंड किया था। तो नए अपराधों से निपटने के लिए सरकार द्वारा बनाए जा रहे कानून, पहला कानून लिखो IT एक्ट 2000। दूसरा लिखो पॉक्सो, छोटे बच्चों के खिलाफ जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, कि इससे निपटने के लिए एक नया कानून बना है पॉक्सो 2012 में। तो नए तरह के क्राइम के लिए क्या नए कानून बनना जरूरी है? जैसे साइबर क्राइम के लिए IT एक्ट बन गया,
बच्चों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए पॉक्सो बन गया। तो सरकार भी धीरे धीरे खुद को अपडेट कर रही है, नए क्राइम्स के लिए नए लॉज बना रही है। क्लियर हो गया? तीसरा, भारतीय न्याय संहिता, पूरा आईपीसी ही बदल दिया, क्योंकि नए तरह के अपराध हैं, एक एक कौन कानून बदले, सब कुछ बदल दो। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता। तो सरकार ने नए तरह के क्राइम्स के लिए कुछ नए कानून बनाए हैं। साइबर क्राइम से निपटने के लिए क्या बनाया? आईटी एक्ट 2000 अमेंड किया गया 2008 में। दूसरा, बच्चों के खिलाफ जो क्राइम हो रहा है उसके लिए पॉक्सो। चलो, इसके बाद भारतीय न्याय संहिता। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग या ब्लैक मनी के लिए क्या बना दिया? बेनामी ट्रांजैक्शन। तो क्या लोग दूसरों के नाम पर जमीन अमीन खरीद के रख लेते हैं? तो बेनामी, दूसरों के नाम पर जो भी जमीन खरीदी जाती है उसको रोकने के लिए बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988। तो ब्लैक मनी को रोकने के लिए बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट आ चुका है, जिसमें आप दूसरों के नाम पर संपत्ति नहीं खरीद सकते। तो ये भी नया कानून है नए तरह की समस्याओं के लिए। अगला, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। क्या मनी लॉन्ड्रिंग एक नई समस्या है? ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बदलना। तो इसके लिए क्या आ गया? PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट। PMLA के नाम से फेमस है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट। तो ये नए तरह के क्राइम्स को डील करेंगे। अगला, लोकपाल एंड लोकायुक्त। क्या करप्शन बड़े स्केल पर बढ़ता जा रहा है? तो इसको रोकने के लिए क्या बना दिया? लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013। और भी लिख दो, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, डाउरी एक्ट। तो बहुत सारे, तो नए तरह के क्राइम्स के लिए नए तरह के कानून बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि यही तो चैलेंज था, नए कानून बनाना। तो क्या सरकार ने नए क्राइम्स से निपटने के लिए नए लॉज बनाए हैं? जितने भी, जैसे साइबर क्राइम बढ़ रहा, आईटी एक्ट बना दिया। मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ रही तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बना दिया। ब्लैक मनी हो रहा तो बेनामी ट्रांजैक्शन बना दिया। करप्शन बढ़ रहा तो लोकपाल और लोकायुक्त बना दिए। पुराने कानून अपडेटेड नहीं थे तो भारतीय न्याय संहिता बना दी। बच्चों के खिलाफ ऑफेंसेस हो रहे थे तो पॉक्सो बना दिया। तो भारत ने चेंजिंग सिनेरियो के अकॉर्डिंग क्या कुछ अपडेशन किया है? तो ये हो जाएगा भारत सरकार के द्वारा नए गए। अब हमें लिखना है कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी नए चेंजिंग क्राइम्स के लिए बनाई है। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि बदलते हुए क्राइम के लिए कौन कौन से कानून बनाए हैं। अब अगला है टेक्नोलॉजिकल एडॉप्टेशन, के बदलते हुए अपराध से निपटने के लिए कौन सी तकनीक भारत सरकार अब अपना रही है। तो चेंजिंग सिनेरियो में अपन ने पहला पढ़ा क्या चेंज हो रहा है, दूसरा पढ़ा इस चेंजिंग सिनेरियो से चैलेंजेस क्या हो रहे हैं, तीसरा पढ़ा कि इन चेंजिंग सिनेरियो से निपटने के लिए सरकार ने कौन कौन से कानून बनाए हैं। अब हमें पढ़ना है लास्ट कि इस चेंजिंग सिनेरियो के लिए सरकार को कौन कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज एडॉप्ट करनी पड़ी होंगी। तो पहला तो CCTNS बन गया है, सारे पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड एक सर्वर में जोड़ दिया है। तो अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा भारत के किसी भी हिस्से में तो आप किसी भी थाने में जाओगे पता चल जाएगा। तो आप पागल नहीं बना सकते पुलिस थाने को। तो CCTNS सॉफ्टवेयर आ गया है। इसमें क्या हो गया, भारत के सारे पुलिस स्टेशंस को जोड़ दिया गया है। CCTNS। अगर आपकी कहीं FIR एक हो चुकी है तो बाकी सब जगह पता चल जाएगी। तो CCTNS नेटवर्क बन चुका है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। तो सारे कंप्यूटर, सारे थाने डिजिटलाइज करके और सबको एक सर्वर से जोड़ रहे हैं। उस सर्वर का नाम क्या होगा, CCTNS। तो ये क्राइम और क्रिमिनल दोनों को ट्रैक करेंगे एक नेटवर्क के थ्रू। तो एक नेटवर्क बनेगा जिससे क्राइम और क्रिमिनल को नेटवर्क ट्रैक किया जाएगा। दूसरा, फॉरेंसिक साइंस, जैसे कि CID में देते थे, एक डॉक्टर रहते थे, क्या नाम था,
जो भी, हाँ जो भी हो। तो ये उल्टी सीधी टेक्निक से बता देते थे कि मुझे लगता था क्रिमिनल ऐसा होगा, ऐसा होता भी नहीं है, ठीक है। लेकिन फॉरेंसिक साइंस, तो क्या एक न्यू साइंस आ चुका है फॉरेंसिक साइंस, जहाँ डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग है ना, इसके बाद डिजिटल फॉरेंसिक, साइबर फॉरेंसिक, ये सब होता है। तो अगला सरकार ने क्या किया है, फॉरेंसिक साइंस एडॉप्ट किया, और फॉरेंसिक साइंस में डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग, तो क्रिमिनल कई बार होता है ना, कोई ना कोई स्किन, बाल वगैरह छूट जाते हैं, तो उसके लेकर पूरा डीएनए प्रोफाइलिंग करके जिन पर शक होता है उनसे मैच कर लेते हैं और पकड़ में आ जाते हैं कि क्राइम किसने किया। बहुत चीज़ें हैं, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ। तीसरा, सर्विलांस सिस्टम। सर्विलांस, क्या मोबाइल सर्विलांस में रखे जाते हैं, जिस पर शक होता है उसका फ़ोन वगैरह ट्रैक कर लेते हैं। तो सीसीटीवी से सर्विलांस हो सकता है, ड्रोन से सर्विलांस हो सकता है, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यूज कर सकते हैं, मोबाइल सर्विलांस पे कर सकते हैं, और बहुत आसान है। जहां हत्या हुई है वहां देख लो किसके किसना मोबाइल नंबर वहां उस समय था, किसकी लास्ट बातचीत हुई थी। अब तो बहुत आसान है, सर्विलांस रिकॉग्निशन सिस्टम। तो जिस पर शक हो उसके मोबाइल सर्विलांस पर रख दो, सीसीटीवी देख लो, बहुत आसान है। जैसे किसी का मर्डर हुआ, उसमें लास्ट कॉल देख लो, बुला लो, बोले तुम ही मर्डरर हो, बोले क्यों साहब, बोले लास्ट कॉल तुम्हारी है। कितना स्मार्ट तरीका हो गया, जिसकी हत्या उसकी लास्ट कॉल देख लो, बस खत्म। तब तो पुलिस का काम आधा हो चुका है, क्योंकि तुमने मारने के लिए फ़ोन करके बुलाया तो होगा। तब तो बहुत आसान है, जो मर गया उसकी कॉल डिटेल निकाल लो, जिनसे जिनसे बात की उनको बुला लो, जो जितनी लास्ट में उस पर शक उतना ज़्यादा करो। तो जिसकी लास्ट कॉल है उसके चांस ज़्यादा हैं, जिसकी सेकेंड लास्ट है उसके चांस कम है। इस तरह से पकड़ लो, तो बहुत आसान है, ठीक है। तीसरा, डेटा एनालिटिक, वही कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह देख लो, डेटा देख लो, प्रिडिक्ट कर लो, डेटा एनालिटिकल। तो डेटा को भी एनालाइज कर सकते हैं कि इस तरह का क्राइम और कहाँ हुआ था, इस तरह के क्राइम में किनको पकड़ा गया था। तो ऐसी एक ब्रांच बन चुकी है क्रिमिनोलॉजी में, डेटा एनालिटिक्स। तो अगर एक तरह का पैटर्न कहीं फॉलो होता है और कहीं वही पैटर्न फॉलो होता है, तो डेटा में डला हुआ है कि इस तरह का क्राइम किसने किया था। तो डेटा एनालिटिक्स, तो इससे क्या होता है, डेटा स्टोर रहता है और इसे हम प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं कि अब क्रिमिनल किस तरह का क्राइम करेगा, क्योंकि एक डेटा, एक पैटर्न बन जाएगा। अगला, क्या साइबर सेल्स बन चुकी हैं। जब भी मोबाइल वगैरह चोरी हो जाता है तो साइबर सेल वाले आपकी रिपोर्ट वगैरह लिखते हैं। तो क्या पुलिस ने साइबर क्राइम से निपटने के लिए एक साइबर सेल ही बना दी है। तो ये हो गया कौन कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है। तो चेंजिंग सिनेरियो से अगर भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसको पूरा लिख दोगे, किस तरह का चेंज हो रहा है, इससे कौन सी चुनौतियां आ रही हैं, सरकार ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए कानून। तो कानून नहीं रटना, जो भी क्राइम नया हो उसका लॉ। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग नया कानून है तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ब्लैक मनी तो बेनामी, बच्चों के खिलाफ पॉक्सो, ठीक है, महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो जो भी क्राइम है उनके एक्ट। तो इससे एक 200 वर्ड का क्वेश्चन आ सकता है, 7 मार्कर का भी आ सकता है। तो ये टॉपिक पूरा समझ में आ गया। कल से अपन पढ़ेंगे नशीले दवाइयों का सेवन, ठीक है। तो कल से अपन इसके एक एक करके 4-5 अपराध ही दिए होंगे। पहला दिया होगा ना ड्रग एडिक्शन, क्या दिया है, तो कल अपन पढ़ेंगे ड्रग एडिक्शन, है ना। थैंक यू।